सीधी शिक्षा, मैं डी सासा। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए वास्तव में ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं। चलिए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सन 1820 में ओस्टेड ने ज्ञात किया था। सन 1820 में ओस्टेड ने ज्ञात किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस खोज से प्रवाहित होकर फैराडे ने सोचा कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जानी चाहिए। जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य जब हम लोग एक चुंबक लेते हैं और एक कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है कि उस कुंडली में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही होगा, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं, क्योंकि उसमें उत्पन्न धारा होती है उसको। यदि कुंडली बंद हो जाएगा भाई, यदि कुंडली बंद है तब स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अगर बंद कुंडली रहेगा तब तो यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो यह आपको लोगों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसको बोलते हैं? तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य एक अपेक्षित गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस पर धारा प्रवाहित होती है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। यदि यह कुंडली बंद है तब उस पर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसकी जो घटना होती है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, चूंकि चुंबकीय प्रेरण को जानने से पहले आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है इस चीज की जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रहते हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से ना, कोई भी तल हो जाएगा, किसी भी तल से उसके अभिलंबवत गुजरने वाले 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक वेबर होता है। इसे टेस्ला वर्ग मीटर से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यह था आप लोगों का चुंबकीय फ्लक्स। आगे देखते हैं हम लोग, यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इसके लिए अधिकतम मान और उच्चतम मान देखते हैं। यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, मतलब अधिकतम होता है, मतलब sin 90 इक्वल टू कितना होता है? 1। और यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, ठीक है, तो sin 0 इक्वल टू होता है 0 डिग्री, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है आप लोगों का? 0 होता है। क्लियर? तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को देखते हैं। चलिए हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वास्तव में जो फैराडे थे उसके बारे में जानते हैं। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्न 2 नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। प्रथम नियम, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रथम नियम क्या होती है इस चीज के बारे में हम लोग गणना करते हैं। तो जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब इसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। क्लियर? तो प्रथम नियम बोल रहा है जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो उस परिपथ से में एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है। इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए, फैराडे ने प्रयोगों में परीक्षित किया, जब किसी कुंडली के समीप दंड चुंबक को लाते हैं हम लोग, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है, जबकि दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आती है। अतः दोनों ही स्थितियों में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में धारा के कारण विद्युत धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये आप लोगों का फैराडे के प्रथम नियमानुसार ये चीज होता है। चलिए सेकंड की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसके द्वितीय नियम क्या होता है? तो द्वितीय नियम क्या होता है? तो फैराडे के जो द्वितीय नियम होता है भाई, वो द्वितीय नियम की तरफ हम लोग देखते हैं। फैराडे के जो
द्वितीय नियम होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। मान लो किसी क्षण किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t सेकंड बाद उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 हो जाता है, तब उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर आपका क्या होता है? φ2 - φ1 बाय होता है t, क्योंकि t सेकंड में यह परिवर्तन होता है। तो द्वितीय नियम यह बोलता है भाई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर देखें φ2 - φ1 बाय t के बेस पे इस चीज को हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को देखते हैं। चलिए लेंज का नियम क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो लेंज के नियमानुसार हम लोग इस चीज को देखते हैं। पहला हो जाता है लेंज का नियम। लेंज का नियम, इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। लेंज का नियम क्या बोलते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा उसको इस प्रकार होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिससे कि वह उत्पन्न हुई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम। ठीक है, इसको लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस नियमानुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह लेंज के नियम के अनुसार आता है। इसका नियम और ऊर्जा के रूप में हम लोग देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है और इसका ऊर्जा स्वरूप क्या होता है, इसको देखते हैं। संरक्षण का नियम, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम लोग, जब चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है इस तरीके से, ये एन होता है, ये एस होता है, इस ध्रुव को जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं, तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको तो वर्क करना ही पड़ेगा ना। तो ये लेंज के नियम के अंतर्गत आता है, इसमें ऊर्जा के रूप में होता है। तो उसी को बोला है कि लेंज का नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत इसको बोला जाता है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं, तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है इस चीज को देखते हैं। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत चलाया जाए तो चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। कोई भी आपका चालक होता है उसको हम लोग किसी चुंबकीय प्रेरण के विद्युत क्षेत्र में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग उसके लंबवत चलाते हैं तो चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नाम। तब दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ, इस तरीके से इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की दिशा, चालक की गतिक दिशा, तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इस तरीके से देखिए मेरी उंगली को, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा। तो दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत रहे एक दूसरे के। अब यदि अंगूठा चालक की दिशा होती है और तर्जनी क्षेत्र की दिशा होती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है इस तरीके से, ये वाला। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। आगे है फैराडे के नियम से गतिज ऊर्जा विद्युत वाहक बल। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल गतिज ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण करता है तो गति के कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग गतिज विद्युत वाहक बल बोलते हैं। रेखीय गति के कारण होता है तो रेखीय विद्युत वाहक बल उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये था फैराडे के नियम से गतिज विद्युत वाहक बल की तुलना। अब देखते हैं, चूंकि यह विद्युत वाहक बल चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, यहाँ पर इस एक स्टेटमेंट बोल रहा है, चूंकि यह विद्युत वाहक बल चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण प्रेरित होता है। मतलब गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम लोग गतिज विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जब इस स्थिति के कारण होता है तो इसको स्थिति विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जब गति के कारण होता है तो उसको गतिज विद्युत वाहक बल बोलते हैं। चालक को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर लाने के लिए आवश्यक बल
अगर चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र से बाहर लाने के लिए एक आवश्यक बल की जो लंबाई के चालक में विद्युत धारा अगर I प्रवाहित हो रही है, चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण A बल का अनुभव करेगा। अब जाहिर सी बात है, इस पर आपका बल लगेगा, उसमें तो आपका F बल ही लगेगा ना। क्लियर? तो चलिए इसका आगे का कंटेंट है प्रयुक्त शक्ति। इस पर किस प्रकार की शक्ति प्रयुक्त होती है, इस चीज को देखते हैं। तो इसमें प्रयुक्त शक्ति क्या होती है, इस चीज को देखते हैं। बाह्य बल द्वारा गतिमान भुजा की, बाह्य बल द्वारा गतिमान भुजा की गति को बनाए रखने के लिए, अब जाहिर सी बात है कोई भी भुजा है, गतिमान आवेश है, उसको बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शक्ति तथा गतिमान भुजा की गति को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है, जो कि प्रयुक्त शक्ति कहलाती है। क्लियर? इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शक्ति का क्षय। शक्ति का क्षय किस प्रकार से होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा में क्षय होती है। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो उसमें एक प्रकार का क्षय होता है, तो वही प्रकार की एक क्षय है। अतः लूप में जल की ऊष्मीय क्षय के पदों में यह क्या होती है, शक्ति क्षय में क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो ये आपका शक्ति क्षय के अंतर्गत में ये आता है। क्लियर? अब भंवर धराई के बारे में जानते हैं। भंवर धराई क्या होता है? सर्वप्रथम सन 1895 में वैज्ञानिक फोको ने, इसी के नाम पर इसको फोको धराई भी कहते हैं, 1895 वैज्ञानिक फोको ने ज्ञात किया कि जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को, जब किसी प्रकार के आकार या आकृति के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो जल में उत्पन्न भंवर के समान, जो जल में उत्पन्न भंवर के समान, जो जल में उत्पन्न इस तरीके से भंवर के समान, इस तरीके से भंवर के समान, इस तरीके से भंवर के समान ना, भंवर के समान चक्करदार होती है। अतः इन धाराओं को हम लोग भंवर धाराएं कहते हैं। और चूंकि इसको, इसके आविष्कारक का नाम है फोको, इसलिए इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। इस प्रकार जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में जल उत्पन्न भंवर के समान होता है, तो उस चालक में जल उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस कारण से इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका जल के समान चक्करदार भंवर के समान गोल 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 मटोल मटोल होता है, इसलिए इसको भंवर धाराएं कहते हैं। लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धाराएं होती है, लेंज के जो नियमानुसार हम लोग जो भंवर के धाराएं के रूप में देखे हैं, तो लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धाराएं होती है, जो कि भंवर धाराओं की दिशा को इस प्रकार रखती है, यह इस प्रकार होती है कि वे चालक की गति अथवा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब जाहिर सी बात है उसका विरोध करेंगे, तो इसलिए प्रकार भंवर धाराओं की इस प्रकार प्रभाव को अवरोधक प्रभाव कहते हैं। मतलब भंवर धाराओं से जो प्रतिवक्षित होती है या जो रिलेटेड होते हैं, जो भी धाराएं होती है, उनको हम लोग अवरोधक प्रभाव कहते हैं। भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम लोग देखते हैं, तो भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है, यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है, तो भंवर धाराओं का मान कम होता है। अगर कम है तो ज्यादा होगा। इसके विपरीत यदि प्रतिरोध कम है तो भंवर धाराओं का मान अधिक होता है। भंवर धाराओं के कारण चालक गर्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में हम लोग देखेंगे भंवर धारा को कम करने का उपयोग, भंवर धारा से क्या क्या हानि होती है। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।